इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई को पूरी जानकारी 21 मार्च तक देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर पूरी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे के भी आदेश दिए हैं जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें। उन्होंने सारी जानकारी दें और सीजे चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता, इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार करें। Paragraph 221 of the judgment of this court dated 15 February 2024, the direction to the SBI to submit details of bracket 1, the electoral bonds purchased, semicolon, and bracket T2, political parties which have received contributions through electoral bonds, specifically since the date of the interim order dated 12 April 2019. In other words, all details which have been directed to be furnished in the operative directions of this court are with reference to the interim order, are on the basis, don't say on the basis of, are with effect from the date of the interim order, namely 12 April 2019. Full stop. The relief which has been sought in the MA for predating the point of disclosure would amount to a substantive modification of the judgment and hence cannot be dealt with in a miscellaneous application. Full stop. The miscellaneous application is therefore not maintainable and is accordingly dismissed. इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में झटके लग रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सूती राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आलोक जी, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है हफ्ता वसूली का, तो क्या ये मान सकते हैं कि कांग्रेस ने जो पैसे लिए हैं वो भी हफ्ता वसूली है? आपको बता दें कि आलोक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई को पूरी जानकारी 21 मार्च तक देने के लिए कहा है। जैसे कि यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी और आइए इस पर ही ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सूती जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। जी आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी आलोक जी, जैसे बीजेपी पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही, हफ्ता वसूली का आरोप लगा रही, तो क्या ये मान सकते हैं कि कांग्रेस ने जो पैसे लिए हैं वो भी हफ्ता वसूली के रूप में है? देखिए, जहां तक चुनाव होता है इस तरीके की बातें, आरोप प्रत्यारोप आदि लगते रहते हैं, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि केवल बीजेपी को 6000 के आसपास चंदा मिला है। अगर पूरे विपक्ष को देखा जाए तो वो 11000 के आसपास मिलता है, यानी कि बीजेपी से दुगना चंदा लोगों को मिला है। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी एक नहीं कई राज्यों में इनके पास विधानसभा में इनकी सरकारें थी, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि विधानसभा के में भी चुनाव में चंदा मिलता रहता है। और साथ अगर इनके सांसदों की संख्या देखी जाए तो वो भी 303 के आसपास है और विपक्ष के कुल सांसदों की संख्या देखी जाए तो वो 200 के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि पर सांसद भी अगर चंदे की बात कही जाए तो भी विपक्ष के पास जो चंदा मिला है वो बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी उससे कहीं ज्यादा मिला है। और जहां तक चुनाव की बात है तो जाहिर सी बात है कि अगर विपक्षी दल को केवल एक ही आंकड़ा दिखाई देता है और उसी पे आप देखते हैं सारी बातें आगे बढ़ती हैं। जी, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि एसबीआई आखिर जानकारी देने में से पीछे क्यों हट रही है, कतरा क्यों रही है? बार बार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर जो है जानकारी देने के लिए एसबीआई आगे नहीं आ रही, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, एसबीआई की अपनी लिमिटेशन है। उसके पास तो जो दो सीटें थी उस पर उसने तो जवाब दे ही दिया। एक जो खरीदता है उसकी केवाईसी होती है और जिसने लिए हैं और जिस पार्टी को उन्होंने चंदा दिया है उसकी भी उनके पास जो है डेटा शीट होती है, उसको दे दिए। यहाँ बात ये हो रही है किस आदमी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया।
और दूसरी बात, अगर आप पूरे उसको विधेयक को देखें तो उसमें यह था कि आप ये डिसलोकेट नहीं कर सकते हैं, आप जी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बात वहां पे ये आ रही थी कि कौन सी पार्टी किस आदमी ने किसको दिया है। कल को अगर वो विपक्ष सत्तारूढ़ में आ सकता है तो उसके खिलाफ भी कोई विदेश की भावना से कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जब ये कानून बना था तो उसके अंदर जो है इस प्रकार की बात को छुपा के रखा था कि कोई इसको देगा नहीं। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, क्या एसबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगी या जो पार्लियामेंट से जो कानून पास हुआ है उसकी बात करेगी? तो दोनों बात में बड़ा कंट्राडिक्शन है हमें लग रहा है, इसीलिए वो एसबीआई फूक फूक के हाथ डाल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से पीछे पड़ा हुआ है तो हमको लग रहा है कि आने वाले समय में उसको पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी। जी, यहाँ पर आलोक जी एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 21 मार्च को यहाँ पर बोला है कि वो पूरी जानकारी दें, और जो यहाँ पर जानकारी की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा है कि खुलासा करते वक्त यहाँ पर एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता, इसके लिए आप आदेश का इंतजार करें, ऐसा क्यों? देखिए, एसबीआई की भी बात ठीक है, वो कहती है कि निष्पक्षता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किस आदमी ने किसको दिया है। और या इनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है, एसबीआई का कहना है कि उसके पास 22,000 एंट्रीज हैं और सारे उसके पास लेखा जोखा है, 29 कार्यालयों में पैसा लिया गया है, उसके डेटा को कंपाइल करना, उस कोर्ट से मिलाना कि किस आदमी ने किसको दिया है, ये थोड़ा सा उसके लिए रिस्क का मामला है कि कहीं गलत इंफॉर्मेशन ना चली जाए और उसका कुछ उल्टा असर पड़े। तो इसलिए एसबीआई बहुत फूक फूक के अपना ध्यान रख रही थी। उसने 2 लिस्टें जो थी, जिसने खरीदा है और जिस पार्टी को दिया है उसको दे दिया था। अब केवल यहाँ ये देखने वाली बात रह गई कि किस व्यक्ति ने किस आदमी को, किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। जी आलोक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक झटके यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आज सुनवाई के दौरान भी एसबीआई ने पूरी जानकारी 21 मार्च तक देने के लिए कही है। दूसरी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग अब एक्शन मोड पर आ चुका है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी के अलावा गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के गृह सचिव को भी हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि यूपी के गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को 1 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ ही सूचना विभाग का प्रमुख सचिव और गृह विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। संजय प्रसाद की गिनती सीएम योगी के भरोसेमंद अफसरों में होती है। फिलहाल अब आम चुनाव में संजय प्रसाद चुनाव ड्यूटी में कार्यरत नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ही चुनाव आयोग अब एक्शन मोड पर आ चुका है। चुनाव आयोग में पश्चिम बंगाल के डीजीपी सहित 6 राज्यों के गृह सचिव को पद से हटाने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर यूपी के अलावा गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के गृह सचिव को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि यूपी के गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को 1 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ ही सूचना विभाग का प्रमुख सचिव और गृह विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। संजय प्रसाद की गिनती सीएम योगी के भरोसेमंद अफसरों में होती है। फिलहाल अब आम चुनाव में संजय प्रसाद चुनाव ड्यूटी में कार्यरत नहीं रहेंगे। यहाँ पर उनको पद से हटाने के जो है आदेश दे दिए गए हैं। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा अब हो चुकी है और इसके बाद ही अब चुनाव भी यहां पर जल्द ही होने वाले हैं, और अब चुनाव आयोग जो है एक्शन मोड पर पूरी तरह से आ चुका है। चुनाव आयोग में पश्चिम बंगाल के डीजीपी सहित 6 राज्यों के गृह सचिव को पद से हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक यूपी के अलावा गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के गृह सचिव को भी पद से हटाने के यहां पर आदेश दिए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
जहां आज 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 17 मार्च की INDI अलायंस की रैली का जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मुंबई में INDI अलायंस की रैली में उन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किए, जिसमें कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है और वे इसकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। पीएम मोदी ने तेलंगाना की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति BRS पर भी कांग्रेस पर परिवाद का आरोप लगाया। पीएम मोदी बोले कि तेलंगाना से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है, वे इसे नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना के सपनों को कुचला है। दूसरी ओर वो BRS है जिसने यहां के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वासघात कर दिया। तेलंगाना का निर्माण के पहले 10 वर्षों तक BRS ने पहले 10 साल BRS ने तेलंगाना को जम करके लूटा है। लूटा है कि नहीं लूटा है? और अब कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना ATM स्टेट बना लिया है। तेलंगाना से लूटा गया ये पैसा दिल्ली तक जाता है, वहां परिवारवादी लोगों की तिजोरी में पहुंचता है। फिर इसी पैसे का इस्तेमाल देश में झूठ और बंटवारे की साजिशों की फंडिंग के लिए होता है। तो जैसा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री 3 राज्यों के दौरे पर हैं और यहाँ पर उन्होंने BRS कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया है। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर AN द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, जैसे द्विवेदी जी, एक सवाल सीधा ये है कि जैसे कि यहाँ पर पीएम मोदी दक्षिण राज्यों के दौरे पर है, यहाँ पर उन्होंने क्या बीजेपी को दक्षिण में कोई चुनावी लाभ मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जहां अगर हम ओवरऑल देख लें तो लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और कहीं ना कहीं दक्षिण के जो दक्षिणपंथी पट्टी है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार था वह काफी कम था और यहाँ पर वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी का काफी कम था। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वह ये चाहता है कि किस प्रकार से दक्षिण के जो राज्य हैं वहां ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें अपनी निकल के आ पाएं। और दक्षिण के राज्य में जिस प्रकार से लगातार उनके दौरे चल रहे हैं उसमें उनका सीधे तौर पर एक चुनौती है और सीधे तौर पर उन्होंने संगठन को एक मार्गदर्शन दिया है कि किस प्रकार से दक्षिण के राज्य हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ सके। जी जी, यहाँ पर पीएम मोदी ने तेलंगाना की पार्टी जो है भारतीय राष्ट्र समिति BRS पर भी परिवारवाद को लेकर आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर BRS जो एक पार्टी है वो वहाँ का एक क्षेत्रीय और एक प्रमुख दल होता है और लगातार आपने देखा होगा कि वह जो राजनीतिक दल है उसमें भाई भतीजावाद की एक बड़ी राजनीति वहाँ पर चल रही है। इसीलिए उन्होंने BRS पे लगातार एक आरोप लगाया है और उनका ये कहना है कि जो ये पार्टी है ये क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते यहाँ पर विकास लगातार रुक गया है। तो इसलिए अगर आप विकास चाहते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी से आपको जुड़ना होगा और लगातार इस पर काम करना होगा। जी, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया द्विवेदी जी और साथ ही उन्होंने मंच से या यूं कह सकते हैं कि सीधे सीधे यहाँ पर उन्होंने निशाना भी साधा। उन्होंने कहा है कि जो परिवारवाद का पैसा तिजोरी में जाता है वे इसे छोड़ेंगे नहीं। जी, निश्चित तौर पर जो आरोप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं उनका स्थिति स्पष्ट तौर पर कहना था कि यहाँ जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वे लगातार विकास के लिए कार्य नहीं करते हैं और जो
विकास होता है उसके जो पैसा है और जो कमीशन है, भ्रष्टाचार है, वह लगातार इन लोगों ने अपने बीआरएस जो पार्टी है तेलंगाना की, ये सबसे प्रमुख पार्टी है, वहां पर लगातार विकास नहीं होने के कारण वहां पर जो ये भ्रष्टाचार है ये बढ़ गया है और वहां पर विकास की गति इसलिए रुक गई है। तो उनका ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। जी, जैसे कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव जो है वो काफी नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार दौरे पर है और अब दक्षिण दौरे पर प्रधानमंत्री यहाँ, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर भाजपा की स्थिति कितनी मजबूत नजर आती है? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के दौरे लगातार दक्षिण पंथी जो पट्टी है वहां पर लगातार चल रहे हैं। जिस प्रकार से केरला में कम सीटें आई हुई हैं और जो लगातार जो साउथ के दौरे हैं उसमें लगातार दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट बैंक और वोट प्रतिशत मजबूत करना है, क्योंकि पूर्व के जो चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर वोट शेयरिंग काफी कम मिली थी, वोट परसेंटेज कम थे और इवन यहाँ पर जो सीटें थे वह कम आई थी। तो उनका ये मानना है हिंदी पट्टी राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक अच्छा प्रतिशत में बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दक्षिण में उनके लिए एक बड़ा ही चुनौती का विषय है। तो लगातार इसलिए वहां पर लगातार दौरे किए जा रहे हैं। जी द्विवेदी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर हैं और तेलंगाना के जगत्याल में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। इसी के साथ बढ़ेंगे चौथी खबर की ओर, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हो गया। इस यात्रा को एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विफल बताया है। शिवराज ने भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में कहा है कि राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की है और वे दोनों यात्राएं भारत जोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई है। यात्रा जहां से गुजर रही है वहां से कांग्रेस ही गुजर गई है। सीएम शिवराज ने कहा है कि न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया है। वो जहां से गुजरे हैं वहां कांग्रेस या तो हारी है या शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। अपनी एक और विफल यात्रा का समापन किया। राहुल जी ने 2 यात्राएं की और वो 2 यात्राएं भारत जोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई और जहां जहां से गुजरी वहां कांग्रेस पूरी तरह पराजित हुई और न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया। जहां जहां से वहां गुजरे कांग्रेस या तो हारी या शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ी। देश जानना चाहता है वो जवाब दें। जब अयोध्या में भगवान श्री राम की दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब जब संपूर्ण देश आनंद उत्साह और भक्ति से सरोवार था, निमंत्रण उन्हें भी मिला था कि वो सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व में शामिल हो। उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने का फैसला क्यों किया? निमंत्रण ठुकरा दिया कि कांग्रेस की इस ऐतिहासिक भूल के लिए। तो जैसा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हो गया, लेकिन वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने यात्रा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल की यात्रा को विफल यात्रा करार दिया है और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं। जी सत्यम, जैसे कि यहाँ पर राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका तो समापन हो गया, लेकिन अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने यात्रा को यहाँ पर विफल यात्रा करार दे दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की यात्रा पर साफ तौर पर निशाना साधा है और तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा निकली है, उन्होंने 2 यात्राएं निकाली है और जहां से भी यात्रा निकली है वहां कांग्रेस तोड़ो कोई यात्रा है या फिर कांग्रेस छोड़ो यात्रा हुई है। लगातार कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, शीर्ष नेता है, वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ तौर पर तंज कसा। उन्होंने 4 सवाल और पूछे हैं कि सोनिया गांधी क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, राज्यसभा से बैक एंट्री क्यों उन्होंने ली। पहला सवाल उन्होंने ये भी पूछा है और एक सवाल उन्होंने ये पूछा है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वैश्विक नेता है उनका अपमान राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता का अपमान कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में लगातार काम कर रहा है, पर
जो देश के परिवार के भारत देश के परिवार के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे राष्ट्रीय नेताओं का अपमान राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। वही संदेश खाली पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि संदेश खाली पर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। जिस तरह से संदेश खाली में ममता बनर्जी की सरकार ने जिस तरह लेट लटपाथी की और उनकी जो ममता बनर्जी की पार्टी के नेता थे वो कहीं न कहीं महिलाओं पर और बेटियों पर अत्याचार कर रहे थे, तब भी राहुल गांधी ने नहीं कहा, ना कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, ना कांग्रेस का कोई बयान आया, ना ममता बनर्जी का कोई बयान आया। इस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर एक बार और सवाल खड़े करते हुए कहा कि संदेश खाली की जो घटना हुई है, जिस तरह से संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, वो बहुत बुरा बर्ताव था और इस पर राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं आया है, ना ही कोई बयान आया है, ना कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बोल रहा है। तो साफ तौर पर देखिए, लोकसभा चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप के दौर अब शुरू हो जाएंगे और निश्चित तौर पर जो बातें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है वो कहीं सही भी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकल, पहली भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी उसमें विधानसभा के दौरान मात्र 2 सीटों पर लाभ हुआ था। वही देखिए अभी जो लोकसभा में जो भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी है उसमें कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार शीर्ष नेता, आज भी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर एक चिंता भरा विषय है कांग्रेस के लिए और चुनौती भी बनता जा रहा है कि किस तरह से अपने जो पार्टी के नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनको रिटेन करके रखा जाए। तो इस तरह से देखिए लगातार शिवराज सिंह चौहान भी सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी पर तर्जनी करते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संदेश खाली और सोनिया गांधी पर भी उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है। जी, यहाँ पर जैसे कि सत्यम एक बात सामने निकल कर ये भी आती है कि लगातार जो है कांग्रेस के बड़े से छोटे जो नेता हैं लगातार बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर इस समय यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव के सामने के समय यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत नजर आ रही है? देखिए जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर बड़े शीर्ष नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। छिंदवाड़ा की बात करें तो आज छिंदवाड़ा जो एकमात्र सीट कांग्रेस के पास लोकसभा की है, उससे भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता जो है, कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में आज शामिल हुए। इससे पहले भी विवेक बंटी साहू जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, उनकी अगुवाई में भी शामिल हुए, उन्होंने पहले भी शामिल कराया। आज सीएम मोहन यादव और वी डी शर्मा ने खुद सदस्यता दिलाई है। सैयद जफर जो कमलनाथ पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं और प्रदेश प्रवक्ता माने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस को नजदीक से देखा है, समझा है और परखा भी है। ऐसे में उनका कहीं न कहीं बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए, छिंदवाड़ा के लिए खासकर बड़ा धक्का है। और लगातार देखिए वो कह भी रहे हैं कि कमलनाथ हमारे पिता तुल्य है, लेकिन जब चुनाव आएंगे तो उनको बयानबाजी भी करनी पड़ेगी। उनको अंग्रेज से जो नकुल नाथ है, उनके बेटे हैं जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में है, उनके खिलाफ बयानबाजी भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में देखिए लगातार जिस तरह से कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पिछले दिनों में सुरेश पचौरी शामिल हुए, शिवदयाल बागरी भी शामिल हुए, पंकज संघवी भी शामिल हुए। बड़े बड़े नेता माने जाते हैं जो कांग्रेस की कहीं ना कहीं एक नींव माने जाते थे और कांग्रेस को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका थी। उधर वो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या नेता है वो इनका मखौल उड़ाते हैं कि जो कांग्रेस में जा रहे हैं वो किस तरह से जा रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, किसी भी तरह से जा रहे हैं, लेकिन पुनः कांग्रेस का घट रहा है। और लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास जनसंख्या है, जिसके पास नंबर है, वही सरकार बनाता है। और ऐसे में मखौल उड़ाने की जगह कांग्रेस को सोचना चाहिए कि क्यों हमारे जो शीर्ष नेता है, एक शीर्ष नेता जाए तो बात और होती है, कई शीर्ष नेता गए और उसके साथ कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार खाली भी हो रहा है। रीवा से भी कई जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो भी शामिल हुए हैं, आलोर से भी शामिल हुए, रतलाम से भी शामिल हुए हैं। तो इस तरह से कांग्रेस अगर अपने कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेताओं को नहीं बचा पाएगी तो कहीं ना कहीं मुश्किल भरा दौर आएगा। 29वीं सीट भी जो कांग्रेस के पास है उसको भी लेकर के कई सवाल खड़े होने लगे हैं, तो जीतेगी कि नहीं जीतेगी। लेकिन देखिए प्रत्याशियों के ऊपर भी निर्भर करेगा और जनता के ऊपर निर्भर करेगा किस तरह से कांग्रेस अपना संदेश जनता के बीच ले जाती है। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, मध्य प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाना है। तो और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए साउथ साइड में दौरा भी कर रहे हैं, चाहे कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, यहाँ लगातार उनके दौरे भी चल रहे हैं। जहां पर उनकी सीटें कमजोर है, कम आई है, 125 सीटें लगभग लोकसभा की साउथ साइड की मानी जाती है, जिसमें से करीब 29 या 30 सीटें मात्र जो है बीजेपी के पास, उसको बढ़ाने की लगातार कवायद भी चल रही है। उत्तर में ऑलरेडी जो बीजेपी मजबूत है। तो इस ऐसे में देखिए कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से अपने जो पुराने नेता उनको बना कर रखे और नए कार्यकर्ता जोड़े और बूथ लेवल पर काम करे। नहीं तो इस तरह से मखौल उड़ाने और बात करने से नहीं होगा।
जी बिल्कुल सत्यम, जैसे कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के जो लोग हैं यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक विकट समस्या यहाँ पर खड़ी हो रही है और साथ ही बीजेपी को यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी सत्यम, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की यात्रा को भी लेकर यहाँ पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो यात्रा है वो विफल यात्रा साबित हो रही है। और 4 बड़ी खबरों पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।